नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बिहार की रणभूमि में बहुत सारे लोग हैं जो उतरे हुए हैं। कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनका जिक्र होता रहता है, रोज होता है, सुर्खियों में भी आते हैं ये लोग, जैसे कि जेडीयू, जैसे कि आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी पार्टियां, और हम बहुत ही छोटी छोटी पार्टियों की बात नहीं कर रहे, बड़ी पार्टियां, इसमें से कुछ तो नेशनल पार्टी का दर्जा भी प्राप्त हैं, जो भी मैदान में हैं, और उन्होंने आपस में अलायंस भी कर लिया है और उनके अलायंस पर आरोप भी लग रहा है। लेकिन ये जो पार्टियां हैं जो एक साथ हुई हैं, इन्होंने अपनी जान में एक महागठबंधन बनाया हुआ है। ये कितना कारगर सिद्ध होगा? तो हम भी हैं मैदान में, जो रणभूमि में पार्टियां उतरी हुई हैं। आज खबरों की खबर में हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें बिहार के तीसरे मोर्चे के बारे में। अब तीसरे मोर्चे का क्या इतिहास रहा है वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन बिहार में फिर से एक तीसरा मोर्चा है जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। कौन कौन है इसमें? इसमें है आरएलएसपी, इसमें है एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इसमें है बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, और अन्य दो पार्टियां। इतने सारे लोग इसमें हैं और इनका पूरा मकसद यह है कि किस तरीके से दलित और मुस्लिम वोटों पर नजर लगाई जाए और आप कारगर भी सिद्ध हों। कुशवाहों का बड़ा चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि इस फ्रंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब यह फ्रंट कितना कारगर सिद्ध होगा वो इस चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप देखें तो जैसे बहुजन समाज पार्टी 2% का वोट शेयर था 2015 में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वो अफेक्ट नहीं दिखा पाए, क्योंकि 2015 में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन इस तरीके से संगठित रूप से आएंगे तो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा भारी सवाल उठता है। अब तीसरे मोर्चे में कितना दम है, आइए आपको उसके बारे में बता दें। तो 2015 में आरएलएसपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई। 2015 में बसपा एमआईएम के तो खाते ही नहीं खुले, जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बीएसपी के बारे में बताई थी। 2019 में उपचुनाव में एआईएमआईएम ने 1 सीट जीती थी। तो कुछ तो असर है, इन लोगों में कुछ तो दम है थोड़ा बहुत। एमआईएम सीमांचल और मिथिलांचल की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। ये वो सीटें हैं जहां पर आरजेडी भी अपना दबदबा बनाने का दावा करती है, क्योंकि मुसलमानों की हितैषी पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है आरजेडी। लेकिन क्या एमआईएम सक्सेसफुल हो पाएंगे, और अगर वो होंगे तो क्या वो आरजेडी के वोट्स में से वोट खाएंगे? इस वजह से उन पर तमाम तौर से लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये वोट कटर्स हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है बिहार की राजनीति में। लेकिन क्या इस तरीके से इनका आकलन कर लेना ठीक होगा? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। या एक पोस्ट पोल सिनारियो में ये किंग मेकर बन के भी उभर सकते हैं। अब तीसरे मोर्चे से किसको कितना नुकसान, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, किसको कितना ज्यादा नुकसान होगा। जेडीयू को नुकसान होगा या आरजेडी को नुकसान होगा? महागठबंधन के दलित मुस्लिम वोटों में सेंध पड़ सकती है। कौन है महागठबंधन? आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और सीपीएम। अगर उनके मुस्लिम दलित वोटों में सेंध पहुंची तो जाहिर सी बात है फायदा बीजेपी को और जेडीयू को पहुंच सकता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इन पार्टियों को बीजेपी की बी टीम भी बुलाते हैं। हालांकि ये एक ऐसा आरोप है जिसको बार बार एकदम अनर्गल साबित किया है एआईएमआईएम के मुखिया ने। जेडीयू के दलित वोट को भी अपनी ओर खींचेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या ये जेडीयू को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर हम इनके बारे में कुछ ज्यादा ही आकलन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का भी दावा है। अब चुनाव में चिराग फैक्टर, देखिए ये एक और है जिनको कहा जाता है द सिग्निफिकेंट अदर्स, या कुछ लोग कह सकते हैं द इनसिग्निफिकेंट अदर्स। चिराग पासवान भी हैं। एलजेपी जेडीयू को क्या वोट काट पाएंगे, एलजेपी और जेडीयू का? महागठबंधन के दलित वोटों पर क्या ये चोट दे पाएंगे? और इनके बारे में, एलजेपी के बारे में बस एक ही बात कही जा रही है कि ये अपने आप को किस खेमे में पाएंगे चुनाव के बाद। क्या ये वोट कटर होंगे या ये गेम चेंजर होंगे? क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, और हमने ये तय किया है कि आज खबरों की खबर में हम दिल्ली से, मुंबई से या कहीं और से एक्सपर्ट्स बुला करके उनसे बात नहीं करेंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि जमीन की नब्ज को पकड़े हुए हैं, एनडीटीवी इंडिया के हमारे अपने साथी।
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा के यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो ये देखिए भीड़ उनका अभिवादन करते हैं। अंदर खाने के लिए पैसा नहीं है, मास्क खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाता है। लोगों में उत्साह है। सारे नियम कायदे कानून तोड़कर हेलीकॉप्टर उड़ने का इंतजार कर रहे हैं। वो चुनावी सभा के बीच एक उड़ान तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार के पास, जो कि बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से कई वर्षों से देख रहे हैं। मनीष जी, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, एक तो थर्ड फ्रंट और दूसरा चिराग फैक्टर, जिसमें से चिराग फैक्टर के बारे में तो बहुत बातचीत हुई है, सुर्खियों में भी आते हैं। थर्ड फ्रंट के बारे में उतनी बातचीत नहीं हुई है। आपके हिसाब से आपका आकलन क्या है इन एक्सटर्नल और थर्ड फोर्सेस के बारे में? देखिए, पहले आप चिराग पासवान को समझिए कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं बिहार में बीजेपी सरकार बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बन पाए, इसलिए उन्होंने अपने जो अधिकांश कैंडिडेट हैं, करीब 136-37 उम्मीदवार जो उतारे हैं, उनमें से 122 तो वो सीटें हैं जहां पर नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जीतन राम मांझी और वीआईपी, जिनको 11 सीटें मिली हैं बीजेपी के द्वारा, वो सीटें हैं और 5 सीटों पर उनका बीजेपी के साथ दोस्ताना संघर्ष है। लेकिन चिराग जो भी कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो फासला है सीटों के जीतने का, स्ट्राइक रेट, वो बीजेपी का जेडीयू से डबल हो, जिससे कि जब चुनाव परिणाम आए तो एनडीए को बहुमत भी मिले तो नीतीश कुमार मोरल ग्राउंड पे जो है वो ये कहें कि नहीं, हमें जनता ने बहुमत नहीं दिया, हमें हमारी संख्या कम रही, इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये चिराग की बात किसी से छिपी नहीं। अब आइए तीसरे मोर्चे की, जिसमें रासोलोपा है, ये उपेंद्र कुशवाहा है। पिछली बार ये 2 सीटें जीते थे, वो एनडीए के साथ थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन एनडीए 2015 में आपको मालूम है चुनाव नहीं जीत पाई, चुनाव हार गई थी। 2019 में वो आरजेडी के साथ महागठबंधन का हिस्सा थी, उस समय भी वो हार गए, एक भी सीट नहीं जीतने उन्हें नहीं मिली। इस बार उनको तेजस्वी यादव ने जानबूझकर अपने गठबंधन से ऑफलोड कर दिया, तो वो गुस्से में गए बीजेपी के लोगों से मिलने, तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, आपका बीएसपी के साथ समझौता हो जाएगा। और ये एक बड़ी यूनिक अलायंस है, जिसमें वो आज तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से कभी नहीं मिले, लखनऊ कभी नहीं गए, लेकिन उनको समर्थन पत्र आ गया, मायावती की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि आप हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये बड़ा, और इसके पीछे ये माना जा रहा है कि दरअसल बीजेपी जिन सीटों पर लड़ रही है, उनको ये लगता है कि उनके खिलाफ महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार हो उसका वोट काटने के लिए ये तीसरे गठबंधन से ऐसा उम्मीदवार दिया गया। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी औरंगाबाद में चुनाव हो रहा था, तो औरंगाबाद में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो भी राजपूत थे, जो महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो भी राजपूत थे, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार को यादव वोटरों का समर्थन उन्हें लग रहा था कि उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन रासोलोपा की तरफ से एक यादव जाति का उम्मीदवार दिया गया, जिससे कि उनका वोट स्प्लिट हो जाए। तो उसमें एक तरह का, तो आप कह सकते हैं कि होमवर्क किया गया है। लेकिन कल से एक इसमें पेच ये आ गया है कि जो ओवैसी जी की पार्टी करीब 26 सीटों पर लड़ रही है, संकेत तो अब मायावती जी ने कह दिया है कि वो यूपी में बीजेपी को भी समर्थन देने से वो परहेज नहीं करेंगी। इससे अब एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट हैं, जो सीमांचल या मधुबनी के इलाके में हैं, उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने के पहले ही वो चुनाव हार गए हैं, क्योंकि बिहार बड़ा ही जागरूक स्टेट है संकेत, जहां पर लोग अखबार मीडिया में क्या छप रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, उस पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं संकेत जी। ये आप बड़ी जबरदस्त बात बता रहे हैं मनीष जी कि चुनाव में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरने वाले एमआईएम और एकदम से ये बयान आ जाना कि हमको अगर भाजपा से भी समर्थन करना पड़ जाए तो हम कर लेंगे। ऐसे में उन सारी बातों का, उन तमाम बातों का जिसमें लोग एमआईएम को और बसपा को बीजेपी की बी टीम बुलाया करते थे,
उसका जिक्र अब होने लगेगा, बातचीत होने लगेगी। ऐसे में ये पार्टियां अपने आप को कहां पाएंगी? मनीष कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे आकलन के लिए और इस विश्लेषण के लिए। मैं अब अपने एक और सहयोगी जो कि पूरे दिन पूरी रात सड़कों पे ही हैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से बिहार में, रवीश रंजन शुक्ला, उनके पास जाना चाहता हूं। रवीश जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो थर्ड फ्रंट फैक्टर है और चिराग फैक्टर है, चिराग फैक्टर से शुरू करते हैं। अभी देखिए मनीष जी ने ये बोला कि उनकी कैलकुलेशन एकदम साफ है चिराग पासवान की, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? लोगों से बात करके आपको क्या लगता है रैलियों में कि चिराग फैक्टर कितनी बड़ी चीज है? जी देखिए, जहां तक बिहार विधानसभा में एलजेपी की बात है तो एलजेपी की उपस्थिति बहुत दमदार तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव की ज़मीन पर नहीं दिख रही है। टीवी पर उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनके उम्मीदवारों की चर्चा और उनके उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत वहीं नज़र आ रहे हैं जहां पर बीजेपी के बागी हैं और जिनका खुद का अपना वोटों का आधार है। वहां पर वो हो सकता है कि कुछ अच्छा कर ले जाएं, लेकिन वो प्रत्याशी जिनका खुद का कोई आधार नहीं है तो उन्हें सिर्फ एलजेपी के नाम पर टिकट मिलना, वो एलजेपी के नाम पर वोट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो चिराग पासवान की चर्चा मीडिया में ज़रूर हो रही है, लेकिन उस तरीके के बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच उनकी जो चर्चा है वो उस तरीके से मुझे नहीं दिख रही है और वो बहुत अच्छा कुछ करते हुए उनकी जो पार्टी है वो नहीं दिख रही है ज़मीन पर। क्योंकि 2010 का उदाहरण आपके सामने, केवल 3 सीटें मिली थी, 2015 में केवल 2 सीटें मिली थी, तो लगातार उनका जो वोट परसेंटेज है वो लगातार नीचे गिर रहा है। हाँ, इस बार रामविलास पासवान जी की मौत के बाद उनके प्रति सिंपैथी जरूर है, लेकिन वो इतनी भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा जो है वो टर्नआउट और कोई बहुत बड़े वोटर परसेंटेज में उसको बदल सकें। दूसरी बात, जहाँ तक AIMIM की बात है तो ओवैसी की एक सभा को मैंने खुद अटेंड किया था, उसमें हज़ारों लोगों को मैंने देखा कि उनको सुनने और देखने के लिए आए हुए हैं। जब हमने मुस्लिम मतदाताओं से बात की तो उनका साफ कहना था कि हम इनको सुनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जहां तक वोट देने का मामला है तो वो बीजेपी के खिलाफ और महागठबंधन को वोट करेंगे। तो उसमें आप मुस्लिम वोटरों में भी बहुत ज़्यादा बिखराव मुझे नहीं दिख रहा है। बीएसपी की जहां तक बात है तो बीएसपी 2015 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2% वोट उनको मिला था, और इस बार चूंकि मायावती बीजेपी के विरोध में उस तरीके से खड़ी होती नहीं दिख रही हैं, तो उनका जो वोटर है, जो रविदास वोटर माना जाता है, जो रविदास जाति के वोटर हैं, उनका ये मतलब जो है वो कहा जाता है कि रविदास वोटर जो है वो बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है। लेकिन रविदास वोटरों के बीच में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि वो बीएसपी को वोट उस हिसाब से नहीं करेंगे। उनके लिए जो विकल्प है महागठबंधन या फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही वो रहेंगे। तो ये तीनों ही जहाँ तक पार्टियों की बात है, थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर ये जेडीयू या बीजेपी को पहुंचा सकती हैं या कहीं कहीं पर महागठबंधन को पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डेंट या कोई बड़ा बदलाव या कोई तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रही हैं। तो जैसे कि ये बड़ी जबरदस्त विश्लेषण रहा मनीष कुमार और रवीश रंजन शुक्ला आप दोनों का कि अपने आप को एक थर्ड फ्रंट की तरह प्रस्तुत जरूर किया है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नामी गिरामी पार्टियां हैं, लेकिन जमीन पर बिहार का वोटर, देखिए यूपी बिहार का एक एक वोटर जो है वो राजनीतिक रूप से इतना जागरूक होता है कि उसको मालूम है, जैसे कि रवीश रंजन शुक्ला बता रहे थे कि रैली में तो आएंगे लेकिन वोट बर्बाद नहीं करेंगे। तो उस तरीके की स्थिति भी शायद बिहार में उत्पन्न हो सकती है। तो इस लिहाज से ये पार्टियां अपने आप को कहां पाती हैं, और खास तौर से जो मायावती का जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन करना पड़े तो करूंगी, ये बिहार चुनाव में किस तरीके से स्टेटमेंट यूपी में दिया है, लेकिन उसका असर देखिए बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि लोग और जनता बिहार की जागरूक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए आप देखते हैं कि ओवैसी और मायावती के इस गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। बिहार में भाजपा के जो 3 ठग बंधन हैं वो अब सबके सामने आ चुके हैं। पर्दे के सामने है जदयू और भाजपा का गठबंधन।
पर्दे के पीछे दो ठग बंधन हैं। एक है भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी का और दूसरा है भाजपा और ओवैसी का। ये एक बी टीम है और एक सी टीम है। जब जब मोदी जी पर मुश्किल आती है तो ओवैसी साथ खड़े हो जाते हैं ताकि किसी तरह से विभाजन और बंटवारा हो जाए, और अब तो ये साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने किसे समर्थन दिया? भाजपा को। बिहार में मायावती जी और ओवैसी किसके साथ हैं? एक अलग गठबंधन में है। वो गठबंधन किसकी मदद कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की। तो अब ये साफ है कि एक बी टीम है बीजेपी की और एक सी टीम है।